Hello, would be doctors. This is my seventh part of NEET 2020 Physics in 8 hours. In this part, I will discuss wave motion. So, two questions definitely will be asked on this part. So, in this wave motion, first we'll discuss what is the equation of the progressive wave. Equation of progressive wave is y is equal to r sin omega t माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव. तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा कि आपके पास इक्वेशन दी होगी. यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंट फैक्टर्स. एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना आ सकता है. यू हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ द वेव, कुछ भी कैलकुलेट करना आ सकता है. तो y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव. व्हाट इज योर y? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. r क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है. ओमेगा क्या है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, दैट इज द टाइम पीरियड. k क्या है? दैट इज आल्सो नोन एज वेव वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड phi इज द इनिशियल फेज ऑफ द वेव. अब मैंने यहां पे बोला y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स. प्लस माइनस से क्या मतलब है? इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग positive x-axis, then we have to take negative sign. If it is traveling along negative x-axis, then we have to take positive sign. This wave equation can also be written as in this form: y is equal to r sin 2 pi by lambda vt plus minus kx. Here v is the velocity of the wave. This velocity of the wave for a particular wave is constant. अब आपके पास यहां पे एक पार्टिकल वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ऑफ वेव है. वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? कांस्टेंट है. पार्टिकल वेलोसिटी क्या कर रही है? दैट इज वेरिंग. जैसे यहां पे भी क्या है? पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है. पार्टिकल वेलोसिटी आपके पास वेरी कर सकती है. क्लियर? दैट पार्टिकल वेलोसिटी तो वेरी करेगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वेव इज कांस्टेंट. आपके पास इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कौन सी वेव है, ट्रांसफर वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है या किस मीडियम में ट्रेवल करती है, उन फैक्टर्स के ऊपर ये सिर्फ डिपेंड करती है. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं: y इज इक्वल टू r sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स. व्हाट इज हियर phi? Phi इज द इनिशियल फेज ऑफ द वेव. रिमेंबर कि दिस omega t is known as, here this omega t is known as phase of the particle at any time t. This omega t is known as phase of the particle at any time t. This kx is known as phase of the particle at any distance x. This wave is having the periodicity with time as well as distance, because every wave is repeating itself after a time capital T and after a distance lambda. नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वही आपके पास जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में था, r ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव. रिमेंबर कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी. v max is equal to v k r. k is here 2 pi by r is the amplitude of the wave, v is the V maximum is the maximum particle velocity and v is the wave velocity. So this is the relation between the maximum particle velocity and wave velocity, that is equal to rk. डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाएगा. This is the particle velocity is negative times of the wave velocity into dy by dx. This is also very very important. dy by dx क्या है? दैट इज द स्लोप ऑफ द वेव. अगर स्लोप ऑफ द वेव पॉजिटिव है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. दैट रिजल्ट इंप्लाइज दैट, वो क्या इंप्लाई करता है कि पार्टिकल वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव का मतलब दिस इज मूविंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर यहां पे स्लोप ऑफ द वेव नेगेटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मींस दैट इज मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. Vp is equal to minus Vw into dy by dx. Clear? Next, this is the differential form of the progressive wave. curly square y upon curly t square is equal to क्या है?
v square curly square y upon curly x square. Here v square क्या है? वेव वेलोसिटी है. दिस इज दी वेव वेलोसिटी. क्लियर? तो सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा. आपके पास इक्वेशन दी होगी कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली x स्क्वायर. इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द वेव वेलोसिटी. तो वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ k आ जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव. अब आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उसमें क्या होता है? प्रेशर वेरी करता है. वहां पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, जिनको हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर क्या होता है? मिनिमम हो जाता है. प्रेशर वेरी करता है. तो दोज आर आल्सो नोन एज longitudinal waves are also known as pressure wave. उसकी इक्वेशन क्या है? P प्रेशर वेव की R K E K cos 2 pi by lambda Vt minus x. Here E K is the bulk modulus of elasticity है. क्लियर? रिमेंबर इट. डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर, प्रेशर वेव के ऊपर. नाउ एनर्जी ऑफ द वेव मोशन. यहां पे एक चीज याद रखना कि ये आर के ई के जो है दैट इज दी प्रेशर एम्पलीट्यूड है. दिस इज दी प्रेशर एम्पलीट्यूड. एनर्जी जो होगी वेव मोशन की दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m f स्क्वायर r स्क्वायर. एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r स्क्वायर इनटू रू. इंटेंसिटी ऑफ द वेव एनर्जी कैरिड बाय द वेव पर यूनिट टाइम per unit area that is called intensity of the wave, and that intensity of the wave is equal to 2 pi square f square r square rho into v. किसी पर्टिकुलर वेव के लिए उसकी गिवन फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी गिवन मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. और I इज इक्वल टू क्या है आपके पास? k r स्क्वायर है. I क्या है? दैट इज इक्वल टू k r स्क्वायर. क्लियर? आपके पास जस्ट रिमेंबर इंटेंसिटी ऑफ द वेव. अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होती है. एज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो देयरफॉर एम्पलीट्यूड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट सोर्स के केस में एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अगर सिलेंड्रिकल सोर्स है तो एम्पलीट्यूड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस है. अगर आपके पास एक प्लेन सोर्स है उस केस में जो है एम्पलीट्यूड जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द शॉक वेव्स? इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी greater than the speed of the sound, then it is called supersonic speeds. Such a body leaves behind a conical region of disturbance which spreads continuously. Such a disturbance is called a shock wave. This wave carries a huge energy. If it happens to strike a building, then building may damage. So remember this point. एक bow waves होती हैं. When a motorboat in a sea travels faster than the sound, then waves just like shock waves are produced on the water surface, which are known as bow waves. Just remember the waves whose frequencies lies between 20 Hz to 20 kilohertz is the audible range, or if its frequency sound waves lesser than 20 Hz are known as infrasonic waves. If their frequency is greater than 20 kilohertz, those are known as ultrasonic waves. And remember them, ultrasonic waves की frequency क्या है? More than 20 kilohertz है. Next आपके पास एक बहुत ही important term है Mach number. What is Mach number? It is the ratio of the speed of an object to the speed of the sound. Speed of an object to the speed of sound, that is called Mach number. बहुत ही important term है. Just remember it. Now what is the velocity of transfer waves in a testing? मैंने जैसे कहा कि velocity जो है आपके पास waves की it is varying with nature of the wave and also with the medium. अगर आपके पास transfer waves हैं, they are traveling in a testing, the velocity of transfer wave in a testing that is equal to under root of T by m, where T is the tension in the string, small m is the
mass per unit length, and this formula can also be written as under root of Ta by rho, where rho is the density of that material of which this wire is made. A is the area of cross section. Remember, this is very important formula. Velocity of longitudinal waves in stress-sting क्या होती है? Under root of y by rho. Velocity of longitudinal wave in a stress-sting, that is under root of y by rho, where y is the Young's modulus of elasticity and rho is the density of the medium. Clear? Now velocity of velocity of these longitudinal waves in liquids, that is v is equal to क्या होता है? Under root of k by rho, where k is the bulk modulus of elasticity of that liquid. Velocity of sound in gases, according to Newton, velocity of longitudinal waves in gases क्या होती है? Under root of, according to Newton's, k iso by rho. But k iso is here bulk modulus of elasticity under isothermal process. Rho is the density. But this formula is not correct, because when we are calculating velocity of the sound waves according to Newton's, it comes nearly equal to 280 meter per second आती है at NTP. But actually the velocity of sound in air at NTP क्या होती है? 332 meter per second होती है. So there is need of some correction in this Newton's formula. Actually Newton considered when sound waves travel in air, isothermal process take place. Actually क्या है? When sound waves travel in air, adiabatic process take place, and according to Laplace, the velocity of sound waves in air is, that is under root of k adia by rho, that is equal to under root of gamma p by rho, where p is the pressure and rho is the density. Remember, velocity of sound waves in solid is maximum and in gases क्या होती है? मिनिमम होती है, और लिक्विड्स में क्या होती है? इन बिटवीन होती है, because E for solid is maximum, E for gases is minimum. Clear? Now velocity of sound waves in gases depends upon temperature. Also it is directly proportional to the square root of temperature. More is the square root of absolute temperature. Here is very important. For 1 degree rise in temperature from NTP, the increase in velocity of the sound in gases is 0.61 meter per second. This is the increase in velocity of sound for 1 degree rise in temperature from NTP in gases. Remember, very important, there is no effect of pressure on the velocity of the sound. Velocity of sound is inversely proportional to square root of the density of the gases. Heavier is the gases, lesser will be the velocity of sound. So velocity of sound in hydrogen is 4 times the velocity of sound in oxygen. Velocity of the sound also increases with increase of humidity. More is the humidity, more is the velocity of sound. What is the Doppler effect of sound? When source of sound and observer, they are in relative motion, in that case frequency of the sound will change. If source of sound is moving in this direction, velocity observer is moving in this direction. V naught is here, velocity of observer. Vs is the velocity of source of sound. V is the velocity of sound. F is the actual frequency received, actual frequency emitted by the source of sound. Then frequency observed by this observer will be, this is called apparent frequency. This F prime is equal to क्या होगी? F into V plus minus Vm plus V naught divided by V plus minus Vm minus Vm. Here Vm is the velocity of medium. If medium is moving in the direction of source of sound, in the direction of sound, then it is taken as plus sign. If medium is moving in the opposite direction of sound, then it is taken as negative sign. So this is the case when source and observer both are moving towards each other.
If suppose here observer is at rest, then v naught is taken as 0. Clear? और उस समय f प्राइम क्या बन जाएगी? This अगर if suppose if vm is 0, velocity of medium is 0, then this f prime is equal to क्या होगा? f into v plus v naught, f into v plus v naught divided by v minus vs. Now अगर सपोज कर लीजिए ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट है, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, देन दिस फार्मूला बिकम्स f प्राइम इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस vs इनटू f. इफ हियर ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और हियर यहां पे जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी. इफ सपोज ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा. उस समय क्या होगा? f प्राइम लेस देन f होगा. क्लियर? नाउ अगर आपके पास क्या है? ऑब्जर्वर सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ साउंड, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? f प्राइम इज इक्वल टू f इंटू v प्लस v नॉट डिवाइड बाय v. हियर f प्राइम इज ग्रेटर देन f. अगर यहाँ पे सोर्स रेस्ट के ऊपर है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा ये? f प्राइम उस केस में क्या होगा? लेस देन f होगा. इस तरह इफ बोथ सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, मींस जैसे ये हमारे पास केस था कि आपके पास सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, इफ बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा. इधर आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा. इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स, आपके पास क्या आ जाएगा? इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपके पास क्या होगा? ये प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा. इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, ये माइनस रहेगा, ये वाला साइन क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो आपके पास बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला इज दिस वन, f prime is equal to f into v plus v naught divided by v minus vs, and this is the case when both observer and source are moving towards each other. उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह भी आपके पास सिचुएशन चेंज होगी, आप फार्मूले को क्या कर सकते हो? मोल्ड कर सकते हो. बेसिक फार्मूला आपने याद रखना है. क्लियर? नाउ अगर what is similarly we are having Doppler effect of light. What is this? When source of light is moving toward the observer or away from the observer, the wavelength of the light is changed. That change in wavelength of the light is, that is very important, delta lambda is equal to plus minus delta cs divided by c. Here cs is the velocity of source of light, c is the velocity of light, lambda is the actual wavelength. When plus sign when wavelength is increased, minus sign when wavelength is decreased. When source of light is moving toward the observer, in that case that is called in that case wavelength decreases. When it is moving away from the observer, in that case wavelength increases. That is when it is moving away, that is called red shift. When it is moving towards, that is called blue shift. Clear? So very important. There are three characteristics of the sound. First one is the loudness of the sound. Second is that is pitch of the sound. Pitch of the sound depends upon frequency, and third is quality of the sound, which is depending upon wave form of the sound. Now, what is the loudness of the sound? Loudness of the sound जो है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज द साउंड लेवल. व्हाट इज साउंड लेवल? डिफरेंस इन द लाउडनेस इज कॉल्ड साउंड लेवल. ये जो है आपके पास एक मिनिमम इंटेंसिटी है विच कैन बी हर्ड बाय नॉर्मल पर्सन. ये आपके पास कोई भी इंटेंसिटी के ऊपर उसकी लाउडनेस है, दैट इज L1 minus L0. दिस इज कॉल्ड साउंड लेवल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. दिस साउंड लेवल दैट इज इक्वल टू क्या है? 10 into log E I1 divided by I0. I0 is here also known as threshold, intensity of threshold hearing. That is equal to क्या होती है? 10 raised power minus 12 watt per meter square होती है. And remember the unit of this intensity is bell or decibel. And one phone is equal to 1 decibel is equal to क्या होती है? 1/10 of bell होती है. Remember this is also very important.
विस्परिंग जो साउंड होती है दैट इज 10 डेसिबल, नॉर्मल टॉक के लिए जो साउंड है दैट इज ऑफ 60 डेसिबल है. If the intensity of the sound increases by factor 10, then loudness, remember, increases by 10 decibel or 1 bell. Clear? That is very very important. What is reverberation of time? The sound produced by speaker in a room or hall suffers a successive reflection from the walls, the ceiling and the flooring of halls, so that in addition to the direct sound, a series of sound was passed the listener ear, producing a sort of rolling sound. This gives the listeners the impression of prolongation of persistent of sound for some time after the original sound is heard. This is called reverberation time. This is called reverberation. Time taken in this reverberation is called reverberation time. Very very important formula for this reverberation time, that is equal to 0.165V divided by summation of alpha s. Alpha is here absorption coefficient, V is the volume of the hall, and S is the surface area. And remember, for a good acoustics of building, this reverberation time should not be very large and it should not be very small. And for music, this should be in between 1 to 2 seconds. Remember, a room with zero reverberation time is called dead room. Standard reverberation time for a room is taken by a sustained note to fall in the intensity of 10 raised power -6 of its original value. ये हमारे पास कुछ कंसोनेंट इंटरवल्स हैं. रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियोज ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज कंसोनेंट इंटरवल्स. यूनिफोन है, यूनिसन के केस में फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 1:1, ऑक्टेव 2:1, ऑक्टेव लोअर दिया हो तो 1:2, फिफ्थ 3:2, फोर्थ 4:3, मेजर थर्ड 5:4, माइनर थर्ड 6:5, मेजर टोन 9:5, माइनर टोन 10:9, सेमीटोन 16:5. सो इन्हीं इंटरवल के साथ क्या है, हमारे पास म्यूजिकल स्केल बनी हुई है जिसे हम डायटोनिक स्केल भी कहते हैं. वो क्या आती है, सा रे गा मा पा धा नी सा. तो सा का जो नोट है, की नोट जो है इसका 24 है और हाईएस्ट नोट जो होता है इसका 48 होता है. रिमेंबर इट, आपको सिर्फ एक की नोट और एक हाईएस्ट नोट आपने याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव क्या होती है, वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होती है. सो व्हेन दीज वेव्स सुपरइम्पोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेना टेक्स प्लेस. पहला फिनोमेना क्या है, इंटरफेरेंस. इन केस ऑफ इंटरफेरेंस व्हाट हैपेंस कि व्हेन दीज वेव्स सुपरइम्पोज, कुछ पॉइंट्स के ऊपर इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, कुछ पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है. जहां मैक्सिमम हो जाता है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जहां मिनिमम हो जाता है उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. साउंड के केस में इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास क्या होता है, लाउड साउंड इज हर्ड. लाइट के केस में ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साउंड के केस में नो साउंड इज हर्ड, and in case of light dark fringes are formed. If there are two waves, ये दो waves हैं इंटरफेयर कर गई जिनके एम्पलीट्यूड J1 और A2 हैं, इनके फेज डिफरेंस कितना है, 5 है. तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव बन जाएगी वो क्या होगी, y is equal to a into, this is the equation of interference, y is equal to a sin omega t minus kx plus phi naught. Here a is the amplitude of the resultant wave. आपके पास जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. क्लियर? और जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी, अगर ईच वेव की इंटेंसिटी i1 i2 है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ i1 i2 cos phi. जस्ट रिमेंबर, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस क्या है, n लैम्डा होना चाहिए. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस.
डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा into delta x. Very important result. This is the relation between the phase difference and path difference. For means for constructive interference के लिए phases क्या होने चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और correspondingly path difference कितना होना चाहिए आपके पास that is equal to n lambda मतलब 0 lambda 2 lambda 3 lambda. अगर ऐसे path differences हैं तो आपके पास constructive interference आ रहे हैं. मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A1 प्लस A2. मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई होना चाहिए. पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए. मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A1 माइनस A2 हो जाएगा और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा. एंड रिमेंबर I मैक्सिमा I मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है. नाउ व्हेन द टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर उस समय आपके पास जो वेव बनती है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स. कारण क्या है इस तरह से आपके पास वो वेव बनती है तो ये हम इस वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं क्योंकि क्या है इसमें हमारे पास कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं रस के ऊपर होते हैं. वो कौन से पार्टिकल्स हैं ये नोड्स हैं जहां पे पार्टिकल्स परमानेंटली रस के ऊपर होते हैं जिनके कारण इनको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं. और कुछ पॉइंट्स के ऊपर इनका एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम होता है. उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं एंटी नोड्स कहते हैं. मींस इन स्टेशनरी वेव्स नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म एंड suppose there are two waves which are traveling in opposite direction में ट्रेवल कर रही हैं और एक वेव है y1 is equal to r sin omega t minus kx. suppose it superimpose traveling in another wave which is its reflected wave जो कि इसकी रिफ्लेक्टेड वेव है. रिफ्लेक्टेड जब भी वेव होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का रिमेंबर कि फेज डिफरेंस भी होता है कितना पाई का फेज डिफरेंस होता है. और जब ये दोनों वेव्स मींस अगर इंसिडेंट वेव अपनी रिफ्लेक्टेड वेव के ऊपर सुपर इंपोज करेगी स्टेशनरी वेव बनेगी तो आपके पास स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या होगी -2r cos ओमेगा t sin kx. अगर दो इंडिपेंडेंट वेव्स आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं सुपर इंपोज करती हैं तो उस केस में क्या होगा जो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव होगी वो क्या होगी 2r cos kx sin ओमेगा t होगा. मतलब कि यहाँ पे cos t का फंक्शन है sin x का फंक्शन है उस केस में sin cos x का फंक्शन हो जाएगा और sin t का फंक्शन हो जाएगा. तो इन दिस केस आपके पास दीज आर द डिस्टेंसेस 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन जहां पे आपके पास क्या कर रहे हैं नोड्स बन रहे हैं और इन नोड्स के ऊपर प्रेशर मैक्सिमम होता है स्ट्रेन मैक्सिमम होती है. याद रखना डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव नोड्स क्या आता है लैम्डा बाय 2 आता है. और एंटी नोड्स कहां पे बनते हैं लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन. यहां पे स्ट्रेन मिनिमम होती है और स्ट्रेस भी क्या होती है मिनिमम होती है. डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव एंटी नोड्स भी क्या होता है लैम्डा बाय 2 ही होता है. सो ये आपके पास इक्वेशन है व्हेन दो टू वेव्स ट्रैवलिंग इन इंडिपेंडेंट वेव्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि जहां पे पहले वाले केस में नोड्स बन रहे थे अब वहां पे क्या बनेंगे एंटी नोड्स बन रहे हैं. अब यहाँ पे जो आपके पास जो नोड्स बनते हैं वो इस पॉइंट्स के ऊपर बनते हैं लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन. यहाँ पे नोड्स बनेंगे और एंटी नोड जो हैं आपके पास 0 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो के ऊपर बनेंगे. सो कुछ पॉइंट्स हैं ट्रैवलिंग वेव या स्टेशनरी वेव में डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस पे आ सकता है. तो याद रखना कि दीज वेव्स traveling waves mean progressive waves travel or advance in medium with definite velocity. These waves remain stationary between two boundaries in the medium. Second point is in these waves all particles of the medium oscillate with same frequency and amplitude. In these waves means stationary waves all particles except nodes oscillates with the same frequency but different amplitude. Amplitude is 0 at nodes and maximum at antinodes. At any instant phase of the
means in progressive wave at any instant phase of the vibration varies continuously from particle to particle. At any instant the phase of the all the particles between two successive. So these are some points which are very very important. एक last point भी बहुत important है याद रखना. These wave transmits energy in the medium. These waves do not transmit energy in the medium. अगर आपके पास ये स्टेशनरी वेव ऐसे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में बनती हैं, एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स क्या हैं, अटैच्ड हैं, तो दिस स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट इन डिफरेंट मोड्स. तो आपके पास वो डिफरेंट मोड्स क्या हैं, उन किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की उसकी जो वेवलेंथ होती है, रिमेंबर इट कि आपके पास वो क्या होती है, लैम्डा बाय. मैं इसका आपके पास ये सारा एक आपके पास चार्ट देता हूं. उस चार्ट के थ्रू क्या है आपके पास, आप सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो इकट्ठे. What are these points? देखिए, remember this chart कि how the stationary waves are formed in stress string and in closed organ pipe, open organ pipe और both ends. जब भी closed organ pipe दियो तो it means that both ends closed organ pipe है. ये देखिए, ये आपके पास एक चार्ट है. तो दिस इज दी फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग. तो उसमें यहाँ पे इक्वेशन जो होगी y इक्वल टू -2r sin kx cos ओमेगा t. इसमें सभी तरह के हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे. किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पे वेवलेंथ होगी 2l/n होगी. फ्रीक्वेंसी क्या होगी n/2l अंडर रूट ऑफ t/m होगी. और रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द डिफरेंट मोड्स क्या होगी 1:2:3 एंड सो ऑन. और किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में n+1 यहाँ पे क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे. और n क्या बनेंगे, आपके पास क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे. क्लियर. अगर आपके पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, याद रखो जब कभी भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दियो तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है वन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. इसमें भी सेम इक्वेशन होगी एज दैट ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग. वेवलेंथ एंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगी 4l/2n+1. फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2n+1 v/4l. Here ratios of the frequency will be 1:3:5 होगी. यहाँ पे सिर्फ ओड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे. किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में n नोड्स बनेंगे और n ही आपके पास एंटी नोड्स बनेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. When both ends closed organ pipe, इसके लिए भी आपके पास क्या है, सेम इक्वेशन है. वेवलेंथ सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग है, दैट इज 2l/n. फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, लेकिन यहाँ पे v इज नॉट अंडर रूट ऑफ t/m. here v इज द वेलोसिटी ऑफ क्या है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है. किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में n+1 नोड्स बनेंगे और n क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे. when both the ends closed organ pipe, both the ends closed organ pipe हो, उसके लिए इक्वेशन अलग होगी 2r cos kx sin ओमेगा t होगी. यहाँ पे भी all types of harmonics are existing. और यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी that will be 2l/n होगी. देखिए स्ट्रेच स्ट्रिंग और बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनके लिए क्या है, सेम है. अब यहाँ पे किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन में n नंबर ऑफ मोड्स और n नंबर ऑफ मोड्स और नोड्स और n+1 एंटी नोड्स बन रहे हैं. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव. देन व्हाट इज द बीट्स. बीट्स क्या है, अगर आपके पास दो वेव्स हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं, अगर वो दो वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सुपर इंपोज कर लेती हैं तो व्हाट हैपेंस कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स के ऊपर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा. दैट इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. टाइम टेकन इन द फॉर्मेशन ऑफ वन बीट इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी. और जो दो वेव्स आपके पास सुपर इंपोज कर रही है, आपके पास डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज टू वेव्स इज इक्वल टू क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो क्या होता है कि कभी भी आपके पास इनकी दो ट्यूनिंग फोक है, उनकी बीट फ्रीक्वेंसी दी होती है, एक की फ्रीक्वेंसी नोन है, दूसरे की क्या अननोन है, तो वो आपने कैलकुलेट करनी होती है. अननोन फ्रीक्वेंसी जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. दिस इज n1 इज अननोन, n2 इज नोन. n1 की जो वैल्यू हो सकती है n2 ± n हो सकती है. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए भी आपने टेबल याद रखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल कि अगर आपके पास अननोन को आप लोडेड विद
जो ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अननोन है, आपने उसको लोड कर दिया किसके साथ, यू हैव लोडेड विद वैक्स, वैक्स के साथ आपने लोड कर दिया। लोड करने से क्या हो सकता है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, सेम रह सकती है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 माइनस n हो जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है तो n2 की वैल्यू n1 प्लस n हो जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो n2 की वैल्यू n1 प्लस n हो जाएगी। रिमेंबर इट। फाइलिंग के केस में अगर फाइलिंग करते हो, फाइलिंग के केस में अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो n2 n1 प्लस n होगा, n2 n1 माइनस n होगा, n2 n1 माइनस n होगा। क्लियर? दिस इज द केस अगर आप लोडिंग विद वैक्स किसको कर रहे हो, द ट्यूनिंग फोक whose frequency is unknown। अगर द ट्यूनिंग फोक whose frequency is known उसको लोडिंग विद वैक्स या फाइलिंग करते हो, तो ये लोडिंग विद वैक्स वाले रिजल्ट फाइलिंग वाले बन जाएंगे, फाइलिंग वाले रिजल्ट क्या बन जाएंगे, लोडिंग विद वैक्स वाले बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपके पास यहां से आता ही आता है, जस्ट रिमेंबर। सो दिस इज अबाउट wave motion। Thank you very much, would be doctors, as you know my all these classes are dedicated to this nation, dedicated to corona warriors of this nation, dedicated to PM care fund। would be doctors, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति शांति श्यामा शांति रे